हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार, जोहार। आज हम लोग जैक रांची के द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 के हिंदी ए का क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला जो खंड है इसमें वो खंड का है जिसका नाम है अपठित गद्यांश और काव्यांश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसको अपठित गद्यांश को। यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ करके और इस पे जो आधारित प्रश्न है, ठीक है, उसका उत्तर देंगे। तो आइए हम लोग पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ बिरछ भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ बिरछ के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ बिरछ जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ बिरछ वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ जो है वो मर जाता है। अब यहाँ इस पर आधारित प्रश्न है कि गाछ बिरछ का क्या अर्थ है। तो गाछ बिरछ का अर्थ है पेड़ पौधा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, गाछ बिरछ का अर्थ पेड़ पौधा। गाछ बिरछ के क्या नहीं होते, तो गाछ बिरछ में देखिए, गाछ बिरछ मतलब पेड़ पौधा। पेड़ पौधा में पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, लेकिन उनके दांत नहीं होते, इसलिए यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा दांत। अब है तीसरा सवाल, गाछ बिरछ किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं। तो गाछ बिरछ किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो हमने अभी यहाँ गद्यांश में पढ़ा कि गाछ बिरछ जो है वो जड़ से रसपान करते हैं। गाछ बिरछ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो हम लोग यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा गाछ बिरछ जो है जड़ों के द्वारा रसपान करते हैं। पेड़ कब मर जाता है, तो हमने गद्यांश में देखा कि जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है और पेड़ मर जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि पानी न मिलने पर। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रस्तुत पद्यांश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करना है। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। लक्ष्य है अति दूर दुर्गम मार्ग भी हम जानते हैं, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। जब प्रगति का नाम जीवन यह अकाल विराम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य का ही वेध करता। लक्ष्य प्रेरित बाण हैं हम, ठहरने का काम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिक्षण निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में पथिक उसका नाम कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। बाल रवि की स्वर्ण किरणें निमिष में भू पर पहुँचती, कालियाँ का नाश करती ज्योति जगमग जगत धरती। ज्योति के हम पुंज फिर हमको अमा से भीति कैसा। लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। अब आइए हम लोग इस पे जो आधारित प्रश्न है उसको देखते हैं। तो अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है। तो यहाँ देखिए पद्यांश में लिखा हुआ है कि धनुष से जो छूटा हुआ बाण है, नहीं, धनुष से जो छूटता है बाण कब मग में ठहरता, देखते ही देखते वह लक्ष्य को ही भेद करता। यानी वो धनुष से छूटा हुआ बाण जो है वो लक्ष्य भेद करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य भेद। अब अगला प्रश्न देखते हैं, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं। तो लक्ष्य के पथिक कंटक, कंटक मतलब होता है कांटा। लक्ष्य के जो पथिक होते हैं वो कंटकों को फूल मानते हैं, सुमन।
यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन भी मानते हैं। सुमन मतलब होता है फूल। अगला है बाल रवि की किरणें कैसी होती है। तो बाल रवि की किरणें जो है वो स्वर्ण होती है। बाल रवि की स्वर्ण किरणें। तो बाल रवि की जो किरणें होती है वह स्वर्ण मतलब सोने के समान होती है, सुनहली होती है। कहाँ तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। तो कोई भी पथिक जो है उसको तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्य। चलिए अब अगला खंड है खंड ख व्याकरण। तो व्याकरण में जो है यहाँ व्याकरण पर आधारित प्रश्न है और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 9। इसमें पहला प्रश्न क्या कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हों वह कौन सी क्रिया होती है। तो दोस्तों आपको याद होगा जब क्लास में पढ़ाया गया होगा कि क्रिया के जो है दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो यहाँ जो है जब कर्ता और क्रिया किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्यों अकर्मक क्रिया कहते हैं? क्योंकि इस वाक्य में जो है कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है 10वां कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है कौन क्रिया है। तो यहाँ देखिए बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो चूंकि बच्चा क्या पढ़ रहा है तो उत्तर आ गया हमारा पुस्तक, यानी इसमें कर्म का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में कर्म का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह जो वाक्य है वो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, यानी जब किसी वाक्य में क्रिया जो है वो कर्म के साथ आती है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन सा है। तो देखिए क्रिया का अर्थ होता है काम, यानी कौन सा काम हो रहा है, किसान के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस वाक्य को पढ़ने से हमें लगता है कि किसान जो है वो खेत को जोतने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जो जोत रहा है ये हो जाएगा क्रियापद। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद जो है वो जोत रहा है हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो अभी हमने पढ़ा कि अकर्मक क्रिया कहते किसको हैं, तो जब वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया हो। अब हम बारी बारी से इन वाक्यों को देखेंगे। पहला वाक्य है रमेश हंस रहा है। रमेश हंस रहा है मतलब इसमें जो है कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला देखते हैं माँ भोजन बना रही है। माँ क्या बना रही है? भोजन, यानी कर्म का प्रयोग है, यानी सकर्मक क्रिया है। वह गीत गा रहा है, वह क्या गा रहा है? तो गीत गा रहा है, इसमें भी कर्म है। मैं शरबत पी रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ? शरबत, मतलब इसमें भी कर्म है। लेकिन रमेश हंस रहा है, इसमें कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं कि रमेश क्या हंस रहा है हमें उत्तर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रमेश हंस रहा है, अकर्मक क्रिया। अंबर का एक अर्थ होता है, अगला प्रश्न है 13 नंबर, अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या होता है। तो देखिए यहाँ ये अंबर जो है वो अनेकार्थी शब्द है, यानी अंबर एक ही शब्द है लेकिन इसका अलग अलग अर्थ होता है। तो अंबर का अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा होता है आकाश। अंबर मीन्स आकाश। अगला प्रश्न है निम्न में कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो श्वेत का देखिए अनेकार्थी शब्द नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो श्वेत का अर्थ सफ़ेद होता है, ठीक है, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। श्वेत मतलब उजला भी होता है, श्वेत मतलब सफ़ेदी भी होता है, लेकिन श्वेत का मतलब श्याम नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम। अगला प्रश्न निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समुच्चय बोधक अव्यय का अर्थ होता है कि यह जो समुच्चय बोधक अव्यय है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो धीरे धीरे जो है नहीं जोड़ सकता है, अरे भी नहीं जोड़ सकता है, वाह भी नहीं जोड़ सकता है। सही उत्तर हो जाएगा अथवा, राम अथवा श्याम। अगला प्रश्न है पता नहीं वह। अब बारी बारी से हम जो है सही अव्यय को इसमें चुन करके भरना है। तो हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा अव्यय जो है एकदम यहाँ पे फिट आएगा। तो पता नहीं वह यहाँ चला गया, ये तो होगा नहीं। पता नहीं वहाँ चला गया, होगा नहीं। पता नहीं वह तब चला गया, नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पता नहीं वह
कब चला गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन सा वाक्य है? तो देखिए यहाँ शिक्षक चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि उनके जो विद्यार्थी हैं वो अच्छा बने। तो इसलिए यह जो है ये सरल वाक्य नहीं होगा, संयुक्त वाक्य भी नहीं होगा, उपवाक्य भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि यहाँ जो है ये दोनों वाक्य जो है एक दूसरे पर आश्रित है। इसीलिए जिस वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य और एक प्रधान उपवाक्य हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न, प्रतिदिन कौन समास है? तो देखिए यहाँ प्रतिदिन जो है ये अव्ययी भाव समास है। क्यों अव्ययी भाव समास है? क्योंकि अव्ययी भाव समास में जो है पहला पद प्रधान होता है और व्यय होता है। तो प्रति जो है अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुव्रीहि समास कौन है? तो देखिए बहुव्रीहि समास आखिर होता क्या है? बहुव्रीहि समास वह समास होता है जिसमें न तो पूर्व पद और न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि एक तीसरा पद अन्य पद प्रधान होता है। तो यहाँ देखिए शरणागत नहीं होगा, दिन रात नहीं होगा, लंबोदर इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबोदर। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है? तो देखिए वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो यहाँ जो है पक्षी आकाश में उड़ेंगे कर्तृवाच्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ जो है कर्ता की प्रधानता है, कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार जो है क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 कर्तृवाच्य। अब जो है खंड ग जो है वह हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, और ये जो है यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है कि प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है। यानी यह जो है हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, और आप पढ़े होंगे बाल गोविंद भगत के बारे में। तो बाल गोविंद भगत के बारे में जो दिया गया है वहीं से इसको लिया गया है। हम लोग पढ़ते हैं पहले गद्यांश को। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह। उनका बेटा कैसा था? इकलौता। वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। अब इस पर आधारित प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, बाल गोविंद का बेटा कितना था? तो देखिए यहाँ गद्यांश में लिखा हुआ है कि बाल गोविंद का बेटा जो था वो क्या था? इकलौता। इकलौता मतलब एक ठो, इसलिए यहाँ इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में है, बाल गोविंद का बेटा कैसा था? तो वो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा कि बाल गोविंद का जो बेटा था वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, मतलब वह जो है सुस्त और बोदा सा, इसका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, फिर है गद्यांश पर आधारित कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? इस पर आधारित प्रश्न है कि फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो यहाँ गद्यांश में लिखा हुआ है कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जहरवाद। अगला प्रश्न है, विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान मतलब होता है नियम, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नियम। अब यहाँ पे अगला जो प्रश्न है वो काव्यांश पे आधारित है, और यह जो है प्रस्तुत पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करना है। काव्यांश क्या दिया हुआ है? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। यानी यह जो पद्यांश है, काव्यांश है, वो लिया गया है आपके पठित पाठ से, यानी आप जो पाठ पढ़ते हैं। अब इस पे प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई? तो यहाँ जो है पद्यांश में बोला जा रहा है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी हारिल जो है एक पक्षी होती है,
और हमारे जो हरि है, गोपियाँ कहती है कि हमारे जो हरि यानी कृष्ण भगवान हैं, नंद नंदन हैं, वो हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। तो इनकी जो दशा है गोपियों की वो हारिल पक्षी के जैसी हो गई है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन यानी नंद के नंदन, नंदन मतलब पुत्र, यानी नंद के पुत्र कौन थे? उद्धव तो नहीं थे, अक्रूर जी भी नहीं थे, सुदामा भी नहीं थे, यानी ऑप्शन नंबर 4 कृष्ण जी थे। घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। यह पद्यांश जो है किस कविता का अंश है? तो यह पद्यांश जो है वो उत्साह कविता का अंश है। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो कवि जो है यहाँ पे देखिए पद्यांश पढ़िए, घेर घेर घोर गगन, यानी जो गगन है, आकाश है, उसको घेरो। तो क्या घेरने को कह रहे हैं? तो पूरा आकाश, गगन मतलब आकाश, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, कैप्टन कौन था? तो आप लोग पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा कैप्टन ना, जो एक मैला कुचैला दुबला पतला आदमी था, ठीक है, जो कैसा था? तो वो चश्मा बेचता था, नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था जो कैप्टन। अगला प्रश्न है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो लेखक जो है जब ट्रेन में बैठा तो वो सामने जो नवाब साहब बैठे थे उनसे नहीं बोले, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। लेखक सोचते हैं कि जब हम ट्रेन में चढ़े तो तुम बोले ही नहीं, तो तुम्हारे दिया हुआ खीरा को हम क्यों खाएं? तो आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जो है लेखक खीरा खाने से इनकार कर देते हैं। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो है प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शहनाई। अगला प्रश्न है 32 नंबर, लेखिका यानी मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो आप लोग पढ़े होंगे मन्नू भंडारी के जो है एक कहानी यह भी, तो उसमें जो है वो बोलते हैं कि उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनका अधिकतर समय जो है बचपन का समय वो अजमेर में बीता, जो राजस्थान में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु थे शिव जी। इसीलिए जब श्री राम ने जनकपुर में शिव के धनुष को तोड़ा तो परशुराम जी जो है वो क्रोधित हो गए थे, तो उनके गुरु कौन थे? शिव जी, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो कवि नागार्जुन जो थे मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35, मृग तृष्णा का अर्थ क्या है? तो मृग तृष्णा का अर्थ होता है छलावा, ठीक है, ये सब जो है रेगिस्तान में दिखाई देता है। रेगिस्तान में जब आप जाएंगे तो वहाँ जो है सूर्य के प्रकाश से रेगिस्तान में ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ जो है जल है, तालाब है कोई, और जब वहाँ पे जा कर के देखते हैं पता चलता है बालू ही बालू है, तो उसी को मृग तृष्णा कहते हैं, और ये इसका अर्थ होता है छलावा। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो मुख्य गायक की जो आवाज़ थी वो चट्टान जैसी भारी थी, यानी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है भोलानाथ के सिर में क्या थी? तो आप पढ़े होंगे माता का आंचल, उसमें जो है भोलानाथ के सिर में जो है लंबी लंबी जटाएं थी, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो कभी कभी बच्चे जो है वो बारात का जुलूस निकालते थे, इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 39 नंबर, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? तो जॉर्ज पंचम की जो लाट थी वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित थी, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है? तो गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है अपना अपना उत्तर जो है वो मिला सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।